Hello everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स सीरीज का नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. क्योंकि ये भी सैलरी की तरह मतलब सैलरी से तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लेंदी है. समराइज्ड वे में सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, बट फॉर श्योर इसके 7 to 8 पार्ट्स में ही मैं इसको कवर करूँगी. किस तरीके से मैंने इस पूरे टॉपिक को ब्रेक किया है वो कुछ इस तरीके से है. हम इनकम का मीनिंग समझेंगे, कौन कौन से खर्चे हैं जो अलाउड है, यानी कि डिडक्शंस जो अलाउड रहती हैं, कौन से खर्चे हैं जो अलाउड नहीं हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कंसेप्ट क्या रहता है, पार्टनरशिप की टैक्सेशन कैसी है और कॉर्पोरेट टैक्सेशन किस तरीके से होगी. तो ये एक ब्रॉड डिवीजन ऑफ द टॉपिक्स है. आज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हम इनकम का मीनिंग समझेंगे इन डिटेल और कुछ खर्चे जो अलाउड रहते हैं किस एक्सटेंट पे वो देखेंगे. पार्ट 2 डेडिकेटेडली अगले टॉपिक पे आएगी. सबसे पहले हम जो समझेंगे कि पीजीपीपी में रेलेवेंट सेक्शंस क्या हैं. देखो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो जिससे आ रही है आपको इनकम, राइट. आप कुछ कमाते हो, उसके अगेंस्ट आप कुछ खर्चा कर देते हो. अब कमाई अगर खर्चे से ज़्यादा निकली तो प्रॉफिट, कमाई अगर खर्चे से कम हुई तो लॉस. ठीक है, बट पीजीपीपी के अंदर लॉस इंक्लूड किया जाता है. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड गेन लिखा है तो उसमें डीम किया जाता है कि लॉस भी उसमें इंक्लूड होगा. ठीक है, इनकम का सिर्फ एक ही सेक्शन है जो कि चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 28, जबकि एक्सपेंसेस का सेक्शन 29 से लेके 43B तक डिस्कशन किया गया है. अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस पे अलग अलग टाइप की डिस्कशंस जो है वो की गई हैं. 44 सेक्शन ऑनवर्ड्स प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का पार्ट बन जाता है, वो हम आगे के सीरीज में देखेंगे. अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, जो हमने कमाया इनकम में क्या क्या आएगा सेक्शन 28, खर्चे किस किस चीज पे डिडक्शन मिल जाएगी वो 29 से 43B तक कवर होगा, राइट. सबसे पहली बात, क्या क्या इनकम में आएगा. कुछ 10 चीजें हैं जो कि इनकम की डेफिनेशन में आती हैं. सबसे पहली डेफिनेशन में यही कहा जाता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि इस हेड का नाम है. बट ये होता क्या है, तो प्रॉफिट जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो आपने कमाया, इट विल इंक्लूड लॉस ऑल्सो. तो लॉस है तो भी वो प्रॉफिट में माना जाएगा. लॉस कैसे हो सकता है, जो रेवेन्यू नेचर का लॉस है. फॉर एग्जाम्पल, आप लैपटॉप इंडस्ट्री में काम करते हो, राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है. हो सकता है आपने कोई लैपटॉप की सीरीज मंगवाई थी, वो एट अ टाइम कुछ टाइम तक इन फैशन थी, उसकी डिमांड हाई थी, वो हाई कॉस्ट पे बिक गई या हाई इनकम आपको उससे हो गई. बट हो सकता है उसके बाद एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ और उस पुराने वाले लास्ट जो एक प्रोडक्ट बचा उसकी डिमांड कम हो गई या उसका प्राइस कम हो गया, तो वो आपको एक सर्टेनली आपने अपनी कॉस्ट से जितने पे आपने खरीदा उससे कम पे बेचना पड़ा क्योंकि आपको स्टॉक क्लियर करना था. तो वो जो थोड़ा सा लॉस हुआ है वो आप किस में आप सेट ऑफ कर पाते हो, अपनी इनकम से. तो प्रॉफिट विल इंक्लूड इनकम ऑल्सो, लॉस ऑल्सो. अब अगली डेफिनेशन, गेन. गेन जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ इंसिडेंटली अगर आप कुछ कमाते हो अलग से, जैसे कोई कमीशन की इनकम हो गई, कोई ब्रोकरेज की इनकम हो गई, कोई आपने रेलेवेंट चीज बेची है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ सेल करा और आपने कुछ परचेज करा, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया. डिस्काउंट भी क्या आपके लिए इनकम है, वो आपका नॉर्मल परचेज सेल या बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट नहीं होगा प्रॉफिट का, बट इंसिडेंटली क्योंकि आप वो बिजनेस कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ साइड में इनकम आती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं किसी बुक के लिए राइटिंग कर रही हूँ या किसी वेबसाइट के लिए कोई पेज लिख रही हूँ, वहां से मुझे कुछ इंसिडेंटल इनकम आ रही है बिसाइड मेरा जो टीचिंग या प्रैक्टिस का प्रोफेशन है उसके अलावा, तो वो जो होगी वो गेन्स हो जाते हैं. अब मान लेते हैं बिजनेस. बिजनेस क्या है, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या एडवेंचर. ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब बिजनेस में ये चीजें आती हैं. प्रोफेशन, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन ऑल्सो, या वो जॉब जिसमें कोई टेक्निकल स्किल या आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, राइट. जनरली बिजनेस में, बिजनेस आप एक पर्टिकुलर टाइप, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, शॉप हो सकती है, रिटेलिंग हो सकती है. प्रोफेशन लाइक सीए हो गए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर्स,
आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इस टाइप के लोग जिनको एक स्पेशल स्किल या नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड रहती है अपने प्रोफेशन में डेडिकेटेडली प्रोवाइड करने ही। तो ये फर्स्ट है। सेकंड जो है हम सीखेंगे वो है कोई भी कंपनसेशन या पेमेंट जो ड्यू रहती है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन टर्म्स ऑफ कंडीशंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या तो एजेंसी का या बिजनेस का। इसके ऊपर सैलरी के अंदर भी डिस्कशन हुई थी, बट तब ये कहा गया था कि सैलरी के टाइम पे एम्प्लॉय को कुछ भी मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन की वजह से अमाउंट मिलती है तो वो सैलरी में इंक्लूड होती है। यहाँ पे क्यों आया ये वाला पॉइंट? यहाँ पे इसलिए आया कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, अगर एजेंसी का बिजनेस है या कमीशन रिलेटेड बिजनेस है तो हमेशा वो इसमें इंक्लूड होता था। फ्रॉम डे वन वो ITR 3 का पार्ट बनता था, उसका पार्ट नहीं बनता था ITR 1 में। तो अगर बिजनेस की वजह से आपको कहीं पे मॉडिफिकेशन हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, राइट। अब वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर 10 ईयर्स, बट मान लेते हैं मैं 7th ईयर पे उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती हूँ। तो टर्मिनेट करने की वजह से वो ये कहेंगे कि आप मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेट कर रहे हो तो मैं उसको कोई पेमेंट देके टर्मिनेट करना चाहती हूँ या मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देना चाहती हूँ। तो वो जो एक मैंने एक्सपेंस, मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ, बट सामने वाले जिसने ये इनकम रिसीव की वो अपनी इनकम इंक्लूड करेगा इस हेड के अंदर। सिमिलरली अगर कोई टर्म्स कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो जाती है, मान लो 6th ईयर में 10 साल का मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, 6th ईयर में मैंने बोला कि मुझे अब ये पार्ट्स इंक्लूड नहीं करने और इसकी वजह से मैं आपको पर ईयर कम पैसे दूंगी। तो उस वजह से मॉडिफिकेशन की वजह से उन्होंने अगर मुझसे कुछ पैसे लिए कंपनसेशन या मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो अमाउंट उस पर्सन जो वेबसाइट डेवलपर है उसके हाथ में क्या हो जाएगी? सेक्शन 28 की इनकम। थर्ड है इनकम डिराइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। अब ये क्या होता है? लेट सपोज कोई भी एक ट्रेड है या एसोसिएशन है प्रोफेशनल्स की, फॉर एग्जांपल ICAI हो गया, ICSI हो गया, ICWAI हो गया। ये लोग क्या होते हैं? ये प्रोफेशनल्स होते हैं या ट्रेड एसोसिएशन होगी। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती होगी, RWA। कोई भी स्पेसिफिक मान लेते हैं बिजनेस है, एजुकेशन वालों की अलग एसोसिएशन होती है, सर्विस प्रोवाइडर्स की अलग होती है। जब ये सिमिलर टाइप के लोग इकट्ठे होते हैं और अपने मेंबर्स का बेनिफिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ICAI जो होता है वो हर साल अपने मेंबर्स से जो CAs होते हैं उनसे एक स्पेसिफिक फीस लेते हैं, इन रिटर्न वो उनको एक स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पूरे साल जर्नल प्रोवाइड करना, अमेंडमेंट्स बताना। तो वो सब क्या होता है? ICAI जो मेंबर से कलेक्ट कर रहा है वो ICAI की क्या हो जाएगी? इनकम। तो जब भी ये एसोसिएशंस अपने मेंबर्स से कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो रन कैसे करेंगे? उनको इनकम कहाँ से होगी? तो उनका जो मेंबर्स होते हैं वही उनको कंट्रीब्यूशन देते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट वो उनको क्या देती है? स्पेसिफिक सर्विसेज। तो वो जो एसोसिएशन है वो जो इनकम अर्न कर रही है वो उसके लिए कौन सी इनकम है? सेक्शन 28 की। फिर है सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी। अब हर बिजनेस में ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा होता है और वो की मैन होता है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। मान लेते हैं सडनली गॉड फॉरबिड कभी भी अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इंसिडेंटल डेथ हो जाती है या वो सर्विसेज रेंडर करने लायक नहीं रहता, तो उसके अगेंस्ट कंपनी जो होती है या बिजनेस जो होता है उसके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस कराता है कीमैन इंश्योरेंस के नाम से। अब वहां से अगर उनको कोई कंपनसेशन में पैसे मिलते हैं, क्यों ये पैसे मिले? कि टिल द टाइम जब तक वो दूसरा उतना ही कैपिटल पर्सन हायर नहीं कर लेते, उस टाइम का जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए, कंपनी को कंपनसेट करने के लिए वो लोग इंश्योरेंस कराते हैं। उस इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट आया या फिर उस पर कोई बोनस रिसीव हुआ एम्प्लॉयर को, ये चीज सैलरी में भी थी, बट सैलरी में किसको मिल रही थी? एम्प्लॉय को। यहाँ किसको मिल रही है? बिजनेसमैन को। तो बिजनेस पर्सन को, बिजनेस ओनर को, कंपनी को अगर वो पैसे मिल रहे हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो वो क्या हो जाएगी? सेक्शन 28 की इनकम, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। जनरली ये कस्टम से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं, मतलब कस्टम्स में हम ज़्यादा समझते हैं। शॉर्ट समझने के लिए आप इतना समझ सकते हो कि लेट सपोज आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो या आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हर कंट्री अपने माल को एक्सपोर्ट करने में
अच्छा चाहेगी कि हमारा माल जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हमारे गुड्स या हमारी सर्विसेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छे से रन करे। हर कंपनी का, हर कंट्री का ड्रीम रहता है। अब उसलिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो आपके जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो उसकी ड्यूटीज माफ हो जाती हैं, बट उस पर जब आप कुछ परचेज कर रहे हो तो उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हो। अब हो सकता है आप उसमें रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को जो आप खर्चा बना रहे हो वो इंपोर्ट ड्यूटी को वो ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में आपको वापस कर देते हैं। तो वो जब आपको पैसे मिले वो उन्होंने कहा है कि आपको सेक्शन 28 में इनकम डीम करनी है। सिमिलरली कोई कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में कई बार आपका प्रोडक्ट जो एक्सपोर्टर है वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाता और उसको उतने में ही बेचना होता है जितना मार्केट ट्रेंड में वहाँ का प्राइस चल रहा है, वहाँ के कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं उसकी कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट 100 रुपीज़ है पर उसको बेचना ही 50 रुपीज़ में पड़ रहा है, तो 50 रुपये का जो लॉस है वो गवर्नमेंट कई बार कैश कंपनसेटरी सपोर्ट के रूप में उसको दे देती है, तो वो भी उसके लिए क्या मानी जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी इनकम में। सिमिलरली अगर इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कुछ टाइप के लाइसेंस अगर एक्सपोर्टर्स के पास है वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उसको बेचने से जो इनको इनकम हो जाती है वो क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। तो एक्सपोर्ट स्कीम से एक डीईपीपी भी होती है, कोई भी स्कीम से अगर आपको इनकम रिसीव होती है तो वो इसमें आपकी इंक्लूड कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट या परक्यूजिट। ये पार्ट सैलरी में भी था, वहां किसको मिल रहा था, एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे किसको मिल रहा है, बिजनेस ओनर या कंपनी को। अगर किसी बिजनेस या प्रोफेशनल को अपने क्लाइंट्स के थ्रू या जिनको वो कस्टमर्स को माल बेच रहे हैं उनके थ्रू कोई भी बेनिफिट, कोई भी एक गिफ्ट, कोई भी परक्यूजिट, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सीए को बाहर घूमने के लिए कोई ऑफर मिला या उनके क्लाइंट ने उनको कोई भी एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया, कुछ भी दिया, तो वो जो बेनिफिट या परक्यूजिट है वो क्या डीम कर ली जाएगी, इनकम। ठीक है। सेवेंथ है कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन एक पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म के थ्रू, बट अप टू 40B लिमिट। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से जब पार्टनरशिप वाला सेक्शन में जो पार्ट आएगा वहां पे डिफाइन करूंगी। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि अगर बोनस, इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन या रेम्यूनरेशन एक पार्टनर को मिल रही है 40B लिमिट, जितनी भी लिमिट डिफाइंड है गवर्नमेंट के थ्रू एक्ट में उतनी लिमिट तक मिल रही है, तो उसके लिए वो क्या डीम कर ली जाएगी, उसकी इनकम। 8th, कोई भी सम रिसीव हुआ है एक एग्रीमेंट फॉर नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस अगेन ये बात सैलरी में भी थी, बट वहां तब किसको देनी मिल रही थी, एम्प्लॉय को। यहाँ किसको मिल रही है, बिजनेस को। नॉन कम्पीट फीस मतलब आप उस टाइप का बिजनेस नहीं करोगे, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। जिस नेचर ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्री में आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस में काम कर रहे हो और आपके जो कंपनी है उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ से डायरेक्टरशिप छोड़ते हो या इस बिजनेस से बाहर जाते हो या इस फॉर्म से बाहर जाते हो तो मिनिमम 5 साल तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाती है, उसके अगेंस्ट अगर उसको कोई पैसे दे रहे हैं उसकी वो इनकम है और वो नॉन कम्पीट फीस कहलाई जाएगी और सेक्शन 28 में उसको इनकम डीम किया जाएगा। सेकेंड है नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क। तो ये किसी भी चीज के लिए आप बाहर की मार्केट में कंपटीशन ना करो, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिले हैं तो वो इसमें इनकम डीम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमई मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। जनरली ये ज्वेलर्स वालों के लिए हो सकता है या कंस्ट्रक्टर बिल्डर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कोई किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, राइट। अब वो ज्वेलरी जो होती है वो वैसे तो एक कैपिटल एसेट होती है, बट अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसकी पीजीबीपी की इनकम होती है। तो वो जो ज्वेलरी है वो उसके लिए क्या है, वो एक स्टॉक इन ट्रेड है, राइट। अब उस स्टॉक इन ट्रेड को अगर वो खुद यूज करने वाला है कैपिटल एसेट की तरह, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मतलब जिस दिन आपने ये सोचा कि इस ज्वेलरी को अब मैं बिजनेस यूज के लिए नहीं पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगा, वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होने वाली है, तो उस दिन उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो क्या डीम कर ली जाएगी, एक बिजनेस इनकम। और इजी लैंग्वेज में किसी बिल्डर के पास 10
अनसोल्ड फ्लैट्स पड़े हैं, अब उसमें से एक फ्लैट में वो खुद ही रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट। तो उस दिन, जिस दिन उसने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, खुद यूज करना चालू किया, उस दिन उस फ्लैट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या बन जाएगी, उसकी बिजनेस इनकम। लास्ट है सम रिसीव्ड रिसीवेबल ऑन द डेमोलिशन, डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, whole cost of which was allowed as deduction under section 35 AD। 35 AD आई थिंक सो पार्ट 3 तक कवर करेंगे हम। स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, उसमें अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, उससे कोई इनकम आती है, तो वो इनकम डीम करी जाएगी। अभी के लिए इतना समझ सकते हो, इन डिटेल हम तब डिस्कस इसको करेंगे। ये था पूरा एक चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 28। अब बात आती है मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड, मतलब अब हम जो बात करेंगे वो सारे खर्चे खर्चे और खर्चे। हमें पता है इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट, जर्नली हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ समझते आ रहे हैं। इनकम टैक्स की भाषा में जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको क्या बोला जाता है, डिडक्शंस। तो जनरली एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टू कंप्यूट द इनकम इन टैक्सेशन। टैक्सेशन की भाषा में एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो एक्सपेंसेस जिनकी डिडक्शन नहीं मिलती वो डिसअलाउड होते हैं, जिनकी मिलती है वो अलाउड होते हैं। फाइन। सबसे पहला एक्सपेंस या सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 30 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के ऊपर रहेगा। इसमें आपको ये समझना है कि ये जो बिल्डिंग है ये ऑक्यूपाइड किसने की है। उसमें या तो टेनेंट रह सकता है या फिर ओनर रह सकता है, खुद मालिक लैंडलॉर्ड, या फिर उसने किसी को रेंट पे प्रीमाइसेस दिए वो। अब रेंट अगर पे हो रहा है तो टेनेंट के लिए वो डिडक्शन अलाउड है, और ओनर तो रेंट पे ही नहीं कर रहा है, वो तो रिसीव कर रहा है, उसकी इनकम है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की। कोई भी रेवेन्यू रिपेयर मतलब छोटे मोटे रिपेयर, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई वाइट वॉश करवाना है, जिससे आपकी उस कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक कोई बात ना बने, तो वो क्या हो जाता है, खर्चा दोनों के लिए अलाउड है, यानी कि टेनेंट करे तो भी, ओनर करे तो भी। बट अगर कोई कैपिटल रिपेयर है, अब मान लो एक प्लॉट के ऊपर 3 मंजिल तक फ्लैट बने हुए हैं, अभी ओनर को लगा या टेनेंट को लगा नहीं मुझे 4th फ्लोर भी डालनी है, तो जब वो 4th फ्लोर भी डालना चाह रहा है, वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रिपेयर है, तो उस टाइम में उसको क्या मान लिया जाएगा, टेनेंट की बुक्स में डीम किया जाएगा कि वो बिल्डिंग है और वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, और ओनर की बुक में उसको कैपिटलाइज किया जाएगा क्योंकि वो उसी की प्रॉपर्टी है और वो भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। कोई भी म्युनिसिपल या लोकल टैक्सेस टेनेंट पे करता है तो भी अलाउड है, ओनर पे करता है तो भी अलाउड है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन टेनेंट या ओनर कोई भी पे करे तो अलाउड है। अगर बात करी जाए सेक्शन 31, ये है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर। अब ये प्लांट मशीनरी फर्नीचर में भी दो बातें हो सकती हैं, या तो वो उसने ओन किया होगा जिसकी है, या उसने उसको हायर पे दिया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम तो अगर हायर पे दिए तो भी अलाउड है, खुद का है तो भी अलाउड है। रेवेन्यू रिपेयर अलाउड है दोनों केस में। कैपिटल रिपेयर डीम बिल्डिंग हो जाएगी अगर हायर के केस में है, और ओनर है तो कैपिटलाइज हो जाएगा। रेंट या हायर चार्जेस यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 31 क्योंकि रिपेयर इंश्योरेंस के ऊपर पर्टिकुलरली बात कर रहा है, तो रेंट हायर चार्जेस इसमें नहीं आते, बट एक सेक्शन आता है आगे 37 जहाँ पे कॉमन डिडक्शंस आपको अलाउड हो जाती है, तो उस सेक्शन के अंदर आप उसका डिडक्शन ले पाते हो। तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। 32 सेक्शन जो है वहां से चालू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रीसिएशन, वो अपने आप में एक पूरा पार्ट 2 में उस पर डेडिकेटेडली बना रही हूँ। तो सेक्शन 32 विल बी पार्ट 2 ऑफ पीजीबीपी। वहाँ पे हम प्रॉपरली डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट के वो समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वाला टॉपिक जो है अगेन बेसिक इनकम टैक्स का मेरी वेबसाइट पे इसकी पीपीटी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आप वॉक्सकॉव एकेडमी को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब जगह फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।